सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा एक दो क्लासेस में हमने पीछे भी देखा कि जर्नल पेपर के लिए हम लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से कंटेंट होंगे, पॉइंट्स होंगे, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं, जस्ट लाइक अ ट्रायल क्लास, जस्ट लाइक कि देखें कि इंग्लिश को किस तरह से इजी से हम लोग पढ़ सकते हैं। और वो टॉपिक बेटा हर कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक नेम इज पैसिव वॉइस। बेटा इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव आने वाला है, जबकि आपको ये बहुत आराम से समझना है कि इसमें से हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो तीन तरीके से आने वाले हैं। फर्स्ट, एक्टिव टू पैसिव आ सकता है। सेकंड, इसी के टर्म्स पे पैसिव टू एक्टिव आ सकता है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। एरर्स इन पैसिव वॉइस आ सकता है बेटा, एरर्स इन पैसिव वॉइस, एंड फिलर्स इन पैसिव वॉइस भी आ सकता है। तो किसी भी एक तरीके से वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन राइज कर सकता है पैसिव वॉइस के टॉपिक में, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, जो आपका एक जनरल स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है वो सबको पता भी है। दूसरा, पैसिव वॉइस में एरर भी पूछ सकता है। तीसरा, पैसिव वॉइस के फिलर्स भी पूछ सकता है। अब जो एरर्स और फिलर्स है उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं थोड़ा सा कि एरर्स इन पैसिव वॉइस और फिलर्स इन पैसिव वॉइस का मतलब होगा कि बेटा वो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक कराएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप कराएगा, जहां वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के रिलेशंस को आपसे पूछेगा। किस हेल्पिंग वर्ब के साथ किस प्रकार की वर्ब आती है या किस वर्ब के साथ किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आती है, इन सब चीज़ों को वो इन दो क्वेश्चंस में राइज करेगा। लेकिन सबसे पहले हम उस जनरल चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो कि आप पढ़ते भी हैं। बहुत सारे बच्चों को देखा गया है, बहुत सारे टर्म्स पे देखा गया, बहुत सारे टीचर्स को भी मैंने देखा है कि बेटा वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्टिव टू पैसिव आपको सिखाते हैं, पैसिव टू एक्टिव भी सिखाते हैं, लेकिन ऑन द बेस ऑफ टेंसेस सिखाते हैं। आप एग्जाम में जब जाएंगे तो बेटा ऑन द बेस ऑफ टेंसेस में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ टेंसेस नहीं सीखना हमें इसको सीखना है कि ऑन द बेस ऑफ सेंटेंसेस। अब बेटा ध्यान देंगे प्लीज, पैसिव वॉइस में कुछ सेंटेंसेस होते हैं बेटा। सेंटेंसेस कौन कौन से वो देखिए जरा। तो पैसिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में आपको सबसे पहले लेना होता है बेटा सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंस यानी सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंस का मतलब होता है जिसके अंदर हम एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ही प्लेज अ गेम, इसके अंदर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है और इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस। सेकंड हमारे पास होता है बेटा डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होता है बेटा जैसे इस टाइप के सेंटेंस, ही गेव मी अ बुक, जहां पे अ बुक और मी, इसको आप ये भी कह सकते हो बुकिश लैंग्वेज में, हम देखते हैं ग्रामेटिकल लैंग्वेज में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहता है। वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा कि कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट। इन शॉर्ट, इन सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं और उनका भी पैसिव वॉइस हमारे से एग्जाम में पूछा जाए तो हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट वन, थर्ड, इसके बाद होता है बेटा डबल ऑब्जेक्ट विद प्रेपोजिशन। कभी कभी ऐसे भी ये सिचुएशन भी, ये सेंटेंसेस भी हमारे पास आता है। डबल ऑब्जेक्ट विद प्रेपोजिशन का मतलब होता है जैसे सेंटेंस में लिखा जाता है ही गेव अ गिफ्ट एट माई बर्थडे। इस टाइप से बेटा, यानी सेंटेंस के अंदर देखिए आप अ गिफ्ट और माई बर्थडे दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, और इसके आधार पे भी आपसे कई सारे क्वेश्चंस को एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव वो क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें होता है बेटा विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके अंदर हम लोग
बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इसलिए कि बहुत सारी बच्चे जो हैं वो कई बार वो सोच देते हैं कि ऐसे सेंटेंस का तो पैसिव वॉइस होगा ही नहीं, लेकिन हम लोग बताएंगे उसमें कि कैसे किया जाता है। जैसे कि हम लोग सेंटेंस में लिखते हैं बेटा, ही इज सिंगिंग इनटू द पार्टी। सिंगिंग इनटू, अब देखो बहुत अजीब सी बात है, he is dancing on the floor, he is singing into the party, this type of sentences we are making the sentence here। तो इन सब चीज़ों में हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ये भी हम लोग आपको डिस्कस करेंगे कि इनटू होना चाहिए, इन होना चाहिए, बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है इसमें। तो बहुत ध्यान से आप ये चीज़ करेंगे बेटा। तो ये 4 तरह के मेन होते हैं, इसके अलावा भी 1-2 टाइप है, लेकिन मेन जो है एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने होते हैं बेटा, वो इन पैसिव वॉइस के 4 ऑप्शंस में से आते हैं। जैसे कि सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट विद प्रेपोजिशन और विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस। अब इसके अलावा हम लोगों को पैसिव वॉइस के लिए कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन उस रूल्स को भी इसके बेसिस पर सब में हम लोग फॉलो कर सकते हैं। वो कैसे फॉलो करते हैं वो भी जरा देखिए बेटा एक बार। जैसे हम लोग एक छोटी सी टेबल इसमें लर्न कर सकते हैं बेटा। वो लर्न करने की टेबल हमारे पास ये होती है एक्टिव टू पैसिव के लिए, कि अगर हम लोग एक छोटा सा टर्म देखें V1 और V1 के साथ S या ES अगर हमारे को गिवन होता है, तो इसको हम चेंज करते हैं बेटा इज MR प्लस V थर्ड में। इसके अलावा आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा कि इससे पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है और इससे पहले हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि किस तरीके से आपको लेना है। पैसिव वॉइस करते वक्त ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले रहता है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकेंड पॉइंट में भी हम कुछ ऐसे ही कर सकते हैं बेटा। सब्जेक्ट के साथ अगर कभी भी हम लेंगे बेटा डू डज प्लस नॉट प्लस V1, तो इसको भी हम चेंज करेंगे बेटा ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस V थर्ड। ये कुछ ऐसे चेंज हो जाना है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, मैं आपको टेंसेस का नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि टेंसेस के नेम में ही हम लोग उलझे रहते हैं। डायरेक्टली बस हमें यह याद रखना है कि अगर हमें ये मिलता है तो ये करना है, ये मिलता है तो ये करना है। ये वाइस वर्सा दोनों टेबल को आपको लर्न करना होता है। तीसरा, सब्जेक्ट के साथ बेटा अगर आपको कहीं पर भी मिलता है V2, तो बेटा इसको भी हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V थर्ड, इस तरीके से। फोर्थ नंबर पे अगर आप कहीं पर मिलता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, तो इसको भी चेंज करेंगे बेटा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस V थर्ड। इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट को चेंज करते चले जाएंगे। फिफ्थ नंबर पर देख लीजिए बेटा, कभी कभी ऐसे भी मिलेगा आपको सब्जेक्ट प्लस इज MR वॉज वर प्लस V1 ING। ये फॉर्मेट आपका रहेगा फिफ्थ नंबर पे। तो इसको चेंज करेंगे बेटा ऑब्जेक्ट प्लस इज MR वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V थर्ड। कुछ इस तरीके से हम लोगों को इसको चेंज करना होगा। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट के साथ कभी कभी ऐसा भी होगा बेटा कि हम लोग लेंगे हैज हैव प्लस V थर्ड। इसी में बेटा आप हैड भी कर सकते हैं, तो इसको भी चेंज करना होगा बेटा आपको ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस V थर्ड। अब बहुत आसानी से हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक नॉर्मल सी टेबल मैंने दी है, नॉर्मल से रूल्स आपके सामने मैंने रखे हैं। इसी टेबल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो एक स्ट्रक्चर और बनता है। वो बनता है बेटा सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स, जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हो, प्लस V1
ये चेंज हो जाता है बेटा ऑब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस बी प्लस वी थर्ड। तो दिस इज द कंप्लीट टेबल जिसको हम एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव में यूज करते हैं। अब हम उन्हीं सेंटेंसेस में वापस आते हैं। मैं यहाँ पे टेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें टेंसेस की बात नहीं करनी है, हमें सिंपली बस एक बात याद रखनी है, हमें ये साइड अगर गिवन है तो इसमें ऐसे चेंज करना है, ये गिवन है तो इसको ऐसे चेंज करना है, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। अब हम थोड़ा सा चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ, वो देखिए बेटा कैसे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ इस तरीके से, हमने डिस्कस किया था बेटा सिंगल्स ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सिंगल ऑब्जेक्ट में आपको समझाना ये चाह रहा था, जैसे सेंटेंस में मैंने यही लिखा भी था, ही प्लेज अ गेम। अगर ये सेंटेंस आपके पास है और इसमें एक ऑब्जेक्ट है तो आपको रूल का टेबल मैंने दिया भी है, आप उस टेबल से भी देख सकते हैं और उसको आराम से लर्न भी कर सकते हैं। तो बेटा आप जैसे इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, अ गेम इज प्लेड। अब देखो बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा होता है ये पॉइंट, बाय हिम। बेटा अगर इस सेंटेंस को एग्जाम वाले क्या करते हैं, वो थोड़ा सा आपके साथ एक ट्रिक्स खेलते हैं और ट्रिक्स में आप फंस जाते हैं। ट्रिक्स क्या है, अ गेम इज प्लेड, अगर सेंटेंस यहां तक भी लिखा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, अगर वो बाय हिम लिख देता है तो भी करेक्ट है। अब बेटा ये ध्यान देना, कई बार वो इसको नहीं देता है तो हमें लगता है कि आंसर है ही नहीं उसके ऑप्शन में, तब कैसा नहीं है, आंसर इसमें गिवन है तो यहाँ होगा अ गेम इज प्लेड इज एनफ। क्योंकि पैसिव वॉइस में बेटा एक्शन का होना जरूरी है, एक्शन की इंपॉर्टेंस होती है, ना कि पर्सन की और ना कि डूअर की, बस ये ध्यान रखिए। तो फर्स्ट ये था। सेकंड हमारे पास था डबल ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसे ही था, मैंने सेंटेंस में लिखा था कुछ ऐसे ही बेटा, ही गेव मी अ गिफ्ट। अब इसमें देखिए मी और अ गिफ्ट, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, इससे आप दोनों से ही आप पैसिव बना सकते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब, जो वर्ब व्हाट को कंप्लीट करती है, व्हाट को, बेटा ध्यान देना प्लीज, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है टीचिंग एग्जाम्स में। व्हाट को अगर कोई चीज कंप्लीट करती है, जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए सोच लो कि यहाँ पे मी और अ गिफ्ट नहीं है, यहां तक ही है, तो क्वेश्चन राइज हुआ ही गेव व्हाट, क्या दे रहा है, तो दे क्या रहा है वो, कुछ व्हाट को कंप्लीट कौन कर रहा है, अ गिफ्ट। तो इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। और जो ये होता है किसको दिया जा रहा है, यानी जो हुम को कंप्लीट करता है, जो हुम का आंसर देता है, किसको दे रहे हैं भाई वो, तो वो होता है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ध्यान से समझना बेटा, बहुत जरूरी पॉइंट है। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो व्हाट को कंप्लीट करे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो whom को कंप्लीट करे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि आपको बहुत आसानी से बहुत टर्म से ये चीज समझनी है। चलिए अब हम इसको चेंज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसके आंसर यानी उसके पैसिव वॉइस को हम प्रेफर करते हैं। वैसे दोनों ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है गलत है। जैसे कि हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, अ गिफ्ट, गेव इज द सेकंड फॉर्म, तो चेंज हो जाएगा बेटा वॉज वर प्लस वी थर्ड में, टेबल में बताया भी था। अ गिफ्ट वॉज गिवन, और इसको जोड़ेंगे बेटा टू मी से, टू मी। अब बाद में इसको बाय हिम आप लिख भी सकते हैं, दैट द फर्स्ट इज। सेकेंड आप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, आई से, तो आई वॉज गिवन, क्या दिया जा रहा है, अ गिफ्ट, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट, सेम बाय हिम। तो एक ये तरीके से भी बन सकता है पैसिव वॉइस, और एक ये तरीके से भी। अब एग्जाम में मान के चलिए ये ऑप्शन भी आ गया और ये ऑप्शन भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें से कोई गलत है, लेकिन इसका आंसर को अगर प्रेफर करेंगे तो बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जो पैसिव बना यानी अ गिफ्ट से, उसको हम आंसर को प्रेफर करेंगे, तो ये प्रेफरेबल आंसर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस वन द रॉन्ग, ये गलत नहीं होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक है तो दैट इज आंसर, अगर ये दोनों ही है
तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आंसर को प्रेफर करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। तो तीसरा पॉइंट था हमारा, थर्ड वन इज डबल ऑब्जेक्ट विद प्रेपोजिशन। डबल ऑब्जेक्ट विद प्रेपोजिशन। अब जब डबल ऑब्जेक्ट विद प्रेपोजिशन की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल भी लिया था बेटा। ही गेव अ गिफ्ट एट माई बर्थडे, ऐसे ही कुछ था। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे मेंशन किया गया है गेव अ गिफ्ट एट माई बर्थडे, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट जरूर है। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, बट इन बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है। तो बेटा यहाँ बहुत ध्यान से आपको एक पॉइंट सुनना है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कभी भी एज अ सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, मतलब एज अ पैसिव वॉइस में कभी भी हम उसको सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, यानी वो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह ही रहता है। तो हमारे पास अब एक ही ऑब्जेक्ट बचा, दिस वन। तो यहाँ आंसर होगा अ गिफ्ट वॉज गिवन। अब इसके बाद पहले ये लिखा जाएगा एट माई बर्थडे बाय हिम। अब एग्जाम वाले क्या करेंगे बेटा, इसमें एग्जाम वाले इसमें करेंगे यहां से प्रॉब्लम, यहां से वो चेंज करके एक ऑप्शन में ये देंगे और एक ऑप्शन में ये भी देंगे बाय हिम एट माई बर्थडे। तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि इफ द पर्सन, आप देखो आपके सामने है ये पॉइंट, इस पॉइंट को जरा एक एग्जांपल से और समझेंगे अभी आप। A stone struck me at my head। अब देखिए मी एंड माई हेड, दिस वन द टू ऑब्जेक्ट विद द प्रेपोजिशन। तो सेम ये मैंने पहले ही बताया, इसको हम कभी भी सब्जेक्ट लेते नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, यानी आई वॉज स्ट्रक। स्ट्राइक इज द फर्स्ट फॉर्म, देन स्ट्रक इज द सेकेंड फॉर्म, दैट्स व्हाई वॉज स्ट्रक। अब सेम वो यहां पे भी करेंगे बेटा, एक में लिखेंगे एट माई हेड बाय अ स्टोन, और एक जगह लिखेंगे बाय अ स्टोन एट माई हेड। तो इसके आंसर्स करते वक्त बहुत ध्यान से आपको ये देखना। अब सोचिए जरा, जब कोई एक्शन करने की बात होती है, जैसे यहां देखिए अ गिफ्ट वॉज गिवन और यहां है आई वॉज स्ट्रक, क्लियर? तो यहां पे आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि जो एक्टिव का आपका सब्जेक्ट था, एक्टिव सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट था अ स्टोन, वो नॉन लिविंग था, उसको हम समवन नहीं कह सकते, वो अपने आप एक्शन नहीं होगा, क्लियर दैट? आप बात को समझना। तो नॉन लिविंग जब भी होगा तो आपका पैसिव फॉर्म में जब हम करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी और वो उसको बाय पहले लेना पड़ेगा, यानी द आंसर शुड बी दिस वन, दिस इज द कंसर्न, दैट इज करेक्ट, दैट इज रॉन्ग। बट जब आप इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो बेटा इसके एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो लिविंग है। तो यहां पे बहुत ध्यान से आप देखिए, इसको हमें क्या करना है, इसमें मैं बहुत इससे पहले भी सेंटेंसेस में ले चुका हूं, मैंने कहा कि अगर सेंटेंस को आप यहां तक भी लिखते हैं, बाय हिम इसमें नहीं भी लिखते हैं, तो भी ये सेंटेंस सही होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये सही है और ये गलत है। तो इस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करेंगे और आपको पहचानना भी है कि बड़े आराम से आप इसको जजमेंट ले सकते हैं कि पैसिव वॉइस को किस तरीके से सॉल्व करें। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन। अब हम बात कर रहे थे बेटा एक ऐसे कॉन्सेप्ट की, उसके बाद इन चारों को मैं मिक्स करके आपसे हमने कुछ सेंटेंसेस लूंगा जो आपको आराम से पहचानना भी है और करना भी है। जरा देखिए, फोर्थ पॉइंट पे मैंने आपको बताया था ऐसा सेंटेंस जो विदाउट ऑब्जेक्ट होगा,
यानी विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट उसमें होगा नहीं, हम लोगों को अपने आप जज करना होगा। जैसे अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में आता है ही सिंग्स वेल। सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना बेटा। ही सिंग्स वेल, वो आपसे पूछता है कि क्या ये पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है। तो इसका बहुत आसानी से एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। या वो कुछ ऐसे लिख दे, ही सिंग्स इनटू द पार्टी, ऐसे। तो इनटू इज द प्रेपोजिशन, और मैंने पहले ही कहा था प्रेपोजिशन के बाद वाले वर्ड को हम लोग सब्जेक्ट बनाते नहीं है। तो सेम इसमें भी क्या है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वेल यहाँ पर एडवर्ब है। तो आपको बहुत आसानी से ये समझना है कि जब इस टाइप के टर्म्स पे आपको क्वेश्चन आता है और कहता है कि पैसिव वॉइस होगा क्या नहीं होगा, तो आपको ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेटा पैसिव वॉइस में एक्शन की इंपॉर्टेंस है। जो उसको कर रहा है डूअर, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, एक्शन होने से मतलब होता है। तो एक्शन होने से मतलब ये होता है कि जब भी विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस आपको आएगा तो इसका मतलब होगा वो आपको इंट्रांजिटिव वर्ब देगा। बेटा ध्यान देना प्लीज। अब इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको आप आराम से जीरंड बना सकते हैं। क्लियर? जीरंड, जीरंड का मतलब समझ रहे हैं आप बेटा? V1 ing बना सकते हैं, यूज एज एन सब्जेक्ट। जैसे अब सेंटेंस को देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, सिंगिंग इज। अब यहां पे सिंगिंग इज संग नहीं करेंगे, सिंग की थर्ड फॉर्म नहीं लेंगे, बल्कि सिंगिंग इज परफॉर्म्ड, डन वेल। अब बाय हिम करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। सेम इसमें भी कर सकते हैं बेटा, सिंगिंग इज डन इनटू द पार्टी। तो दैट इज द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस कि आपने वर्ब को क्या बना दिया, जिरंड से उसका सब्जेक्ट बना दिया। तो जिरंड से जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो ऐसे कंटेंट्स को कहा जाता है बेटा विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस, और वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इस तरीके से एक और पॉइंट आता है कभी कभी जो पैसिव में आपसे पूछते हैं। अब एक और पॉइंट समझिए आप, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको इस तरीके से इंट्रांजिटिव या जिरेंडियल फॉर्म नहीं मिलेगी। जब जिरेंडियल फॉर्म आपको नहीं मिलेगी तो आप उस टाइम पर क्या करेंगे, उस टाइम पर आपके पास सोल्यूशन क्या होगा? तो उस टाइम पर सोल्यूशन होगा कि बेटा ऐसे का सोच के चलिए कि V1 ing और जिरेंड क्या होता है बेटा, नाउन। तो नाउन से आप बना ही सकते हैं, लेकिन इसकी जगह कभी कभी आप प्रोनाउन से भी बना सकते हैं। और प्रोनाउन क्या हो सकता है बेटा, ओनली इट से आप बना सकते हैं। तो इन्हीं सेंटेंसेस को आप इट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे बेटा, इट इज संग। अब यहां पे मैं संग इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सिंगिंग की बात हो रही है, इसीलिए मैंने संग लिया। और ये जो संग है ये इट को रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा वर्ड वो ले रहा है। अब ये जो इट है मैं आपको ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, नाउन से कैसे होगा, ही सिंग्स वेल। अब जो इसने जो सिंग्स किया होगा बेटा वो सॉन्ग ही होगा, एक अंडरस्टैंडेबल है। तो वो हो सकता है इट लेता यहाँ पर, या हो सकता है वो ऐसे भी ले सकता था, अ सॉन्ग इज संग, अ सॉन्ग इज संग, या इट इज संग। तो मैं वही बोल रहा हूं आपको, या तो वो जिरंड से बनाएगा या वो उसका एक आईक्यू लेवल है, अंडरस्टैंडेबल जो उसका नाउन हो सकता है उसको ले सकता है। कभी कभी वो अंडरस्टैंडेबल नाउन होगा नहीं, आपके ब्रेन में आएगा नहीं। जैसे मैं अभी एक और एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। तो अ सॉन्ग इज संग, इट इज संग, क्लियर? और यहां हो सकता है बेटा वेल, इट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। ऐसे भी वो आपको ऑप्शन में आंसर दे सकता है, और ऐसे तो दे ही सकता है, मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब एक और चीज समझते हैं। मान के चलिए कहीं पर आता है he dances in the classroom। इसका मतलब है कि वह क्लासरूम में डांसेस मतलब नाचता है। इसका मतलब यह है कि बहुत सिंपल टर्म्स में आपको पैसिव वॉइस बनाना है। वही प्रेपोजिशन, वही ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं आ सकता विदाउट ऑब्जेक्ट, लेकिन डांस जो है वो क्या है, यहाँ पे सेम जेरेंडियल कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप क्या ले सकते हो, डांसिंग ले सकते हो बेटा। डांसिंग is performed in the classroom। अब या तो आप ऐसे लिखो। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं बेटा, डांसिंग का, जैसे सिंगिंग का तो अ सॉन्ग हो गया, लेकिन डांसिंग का यहां पे हम कुछ भी नहीं ले सकते
कि डांसिंग का कोई आईक्यू वर्ड हो सकता है, लेकिन हाँ उसका प्रोनाउन जरूर हो सकता है, और प्रोनाउन कुछ ऐसे हो सकता है बेटा, इट इज डांस्ड इन द क्लासरूम। अब ये जो इट है दैट रिप्रेजेंट ऑफ द डांसिंग, तो डांसिंग का ही प्रोनाउन हो गया। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन का आंसर मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा तो वो आंसर तीन तरीके से दे सकता है। जेरेंडियल फॉर्म से दे सकता है, कोई आईक्यू वर्ड से दे सकता है, आईक्यू वर्ड नाउन से दे सकता है जैसे मैंने अभी लिया अ सॉन्ग, या फिर उसके प्रोनाउन यानी कि इट से दे सकता है। तो ये बड़े ध्यान से करना है। जरूरी नहीं है कि ये एक्टिव में ही आए, ये बेटा पैसिव में भी आता है, और पैसिव और एक्टिव दोनों को मैं भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर लेने वाला हूँ, उसको आप समझना बहुत ध्यान से। जैसे देखिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, ओके, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। देखो, अभी जो चारों टाइप्स हमने पढ़े, इनके कुछ मैं मिक्स एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे देखो बेटा, शी वॉज कॉट रेड हैंडेड। एक बार एग्जाम में ये सेंटेंस आया था और उसमें लिखा गया था चेंज द वॉइस। अब बेटा ध्यान से समझना, वॉइस का मतलब होता है कहने का तरीका, अपने टर्म्स को बताइए। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है ना चेंज द वॉइस, तो उसमें आपको ये पहचानना है कि वो कौन से फॉर्मेट में, एक्टिव है तो पैसिव करना है, और पैसिव होता है एक्टिव, तो पहले पहचानना पड़ेगा। पहचानने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाइए जी सीधा, यहाँ क्या है, वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब सी ने किसी को नहीं पकड़ा है, बल्कि शी को पकड़ा गया है। कैसे पकड़ा गया है बेटा, रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा गया, नहीं रेड हैंडेड पकड़ा गया उसे। अब इसको वो बोल रहा है चेंज द वॉइस, इसका मतलब समझिए, रेड हैंडेड तो हमारा एक एडवर्ब हो गया, एक एडजेक्टिव फॉर्म का एडवर्ब जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन सेंटेंस है वो तो यहाँ तक है बेटा, शी वॉज कॉट। क्लियर। अब सोचिए कि उसको किसी ने तो पकड़ा है, रेड हैंडेड किसी ने तो पकड़ा है। अब वो जो किसी होगा उसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, समवन। समवन अपने आप ही देखो सब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसको विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी समवन। अब वॉज कॉट था, मतलब वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इसको जब हम एक्टिव करेंगे तो वो टेबल याद करिए जो पैसिव से एक्टिव मैंने बोला था, इधर भी होगी इधर भी होगी, तो इसका सीधा फॉर्म वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म को चेंज करेंगे एक्टिव फॉर्मेट, तो क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो समवन कॉट, अब शी पीछे जाके क्या बेटा, हर रेड हैंडेड। इतना ज्यादा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें, एक वो टेबल बस आप याद रखिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपको घुमानी है। पैसिव है तो एक्टिव की तरफ घुमाइए, एक्टिव है तो पैसिव की तरफ घुमाइए। अब देखो अपने आप सब्जेक्ट आपके पास आ गया। ऐसे ही एक और सेंटेंस एग्जाम में आया था बेटा, दैट एग्जाम इज सेंटेंस, ही वॉज अरेस्टेड इन द केस ऑफ मर्डर बट he was released due to the lack of evidence। अब बेटा देखो, देखने में बच्चे को लगेगा यार इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम लोग चेंज द वॉइस कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे बेटा, नॉर्मल सी बात है। बाकी सारी चीजें देखो, इन द केस ऑफ मर्डर बट ड्यू टू द लैक ऑफ, ये तो आगे चीजें कुछ है ही नहीं। पैसिव का जो फॉर्मेट है वो कहां पर है, एक तो यहां पर है ही वॉज अरेस्टेड में, और एक यहाँ है ही वॉज रिलीज्ड। तो एक तरह से अगर हमें एक्टिव करना है तो इसी को तो करना है, बाकी तो चीजें सेम ही रहने वाली हैं। अब इसको हमें एक्टिव करना है तो सोचिए, ब्रेन में लगाइए, ही वॉज अरेस्टेड, अगर मर्डर के केस में किसी को अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट किया किसने होगा, तो अपने आप ही सब्जेक्ट बन गया बेटा पुलिस। तो पुलिस अरेस्टेड, सेम वही वॉज वर्ब प्लस थर्ड, तो एक्टिव करेंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, पीछे जाके ये क्या हो जाएगा, हिम। अब आगे सेम, इन द केस ऑफ मर्डर बट, अब देखो सेम यहां पर वही था, ही वॉज रिलीज बट, इसको भी मुझे अब एक्टिव करना है तो दोबारा से फिर हिम नहीं लिखेंगे, तो अब दोबारा से क्या करेंगे, बट यहां पर वॉज रिलीज का क्या हो जाएगा, बट रिलीज्ड हिम, इस तरीके से, ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस।
तो ये एक वो पैटर्न है बेटा, मैं समझा रहा हूं आपको कि इस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये दोनों सेंटेंसेस देखो, पैसिव से एक्टिव तो मैंने बताए हैं, लेकिन ये टाइप कौन सा था? ये टाइप था विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, जो कि मैंने कहा कि वहां पे आईक्यू वर्ड एक सब्जेक्ट लेगा। तो आईक्यू वर्ड से पहले में आया समवन और दूसरे में आ गया पुलिस। चलिए कुछ और सेंटेंसेस भी देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। They called, sorry, they are called for the function। अब सेंटेंस में बहुत आराम से लिखा गया है बेटा, दे आर कॉल्ड फॉर द फंक्शन। अब बहुत सारे बच्चों के ब्रेन में क्या चल रहा होता है, इसको देखते हो कहते हैं यार ये तो गलत है। गलत नहीं है बेटा, ध्यान से देखिए, इसमें जो दे है वो किसी को नहीं बुला रहे हैं, बल्कि दे को बुलाया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये दे आर कॉल्ड यहाँ पर क्या हो गया, ये पैसिव हो गया। इसको हमें एक्टिव करना है, तो एक्टिव कैसे करेंगे बेटा? सेम है, ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद तो सेम रहता ही है, इसको चेंज करना है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि कॉल कर कौन रहा है, तो ये सिंपल सी बात है कि क्या आ जाएगा, समवन आ जाएगा। समवन कॉल्ड, ये पीछे जाके हो जाएगा बेटा देम। अब मुझे ये समझाइए कि ये कॉल्ड लिख दिया मैंने, वहां तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म था तो कॉल्ड आ गया था, लेकिन यहाँ तो नहीं आना चाहिए ना बेटा। समवन है तो यहाँ क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यानी समवन कॉल्स देम फॉर द फंक्शन। और वो यही तरीके से आपको ऑप्शन देते हैं, एक में ये देंगे, एक में कॉल्ड दे देंगे। आपको पहचानना होगा कि चेंज कैसे होगा, वो टेबल के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए और देखिए बेटा, एग्जाम्पल सीख दो। अभी देखो, ही मस्ट बी रीच देयर ऑन टाइम। अब बड़ा अजीबोगरीब सेंटेंस, पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, उसे वहां समय पर पहुंचना चाहिए। अब बेटा ध्यान देंगे प्लीज आप, ही मस्ट बी, इसका मतलब ये है कि वह किसी को पहुंचने की बात नहीं कर रहा है, उसे पहुंचना चाहिए। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये मस्ट बी यहाँ पे मोडाल्स प्लस बी और दैट वी थर्ड, इसका मतलब हो गया ये पैसिव है। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, ही मस्ट बी रीच्ड, हम केवल इसकी बात करेंगे, आगे तो हमारा जो है वो एडवर्ब है ऑफ टाइम है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उसको हम छोड़ देते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। ही मस्ट बी रीच्ड, तो क्या हम इसका एक्टिव फॉर्मेट बना सकते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल है कि क्या हम इसका एक्टिव फॉर्मेट बना सकते हैं? पहुंचना तो उसे चाहिए ना। अब यहां पे देखो एक शब्द दिया है एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। तो हम क्या करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से सॉल्व करते हुए यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, जब भी कोई सेंटेंस हम देयर से टू करते हैं, क्लियर, देयर हमारा अननोन एक तरह से सब्जेक्ट होता है जो हमारे को क्लियरली मेंशन नहीं करता, इसके पीछे जो लिखा होता है वो मेंशन करता है कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे देखो, अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे करना चाहिए देयर शुड बी रीच्ड ऑन टाइम। अब देयर शुड बी रीच्ड ऑन टाइम, इसका मतलब ये है कि हम इसको केवल एक दूसरी बात दूसरे तरीके से कह रहे हैं, इसमें ही के बारे में बात नहीं आ रही है। अगर हमें ही के बारे में बात करनी है तो यहाँ पे हम लोगों को इसी तरीके से यानी पैसिव में ही बात करनी, यानी इसका एक्टिव फॉर्मेट अगर डायरेक्टली बनाएंगे तो नहीं बन सकता। हाँ, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, देयर शुड बी रीच्ड। अब देयर शुड बी रीच्ड का मतलब नॉट ही, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रेन एंड गाड़ी एंड कुछ भी हो सकता है, देयर शुड बी। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि आपको कुछ चीजों को ये भी समझना है कि इसका एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो ये बड़े आसानी से है कि अगर आपको पता चल जाता है कि विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस को कैसे करते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको जजमेंट कर पाएंगे। और यहाँ हम आपको यही चीजें सिखाने वाले हैं, ये एक टॉपिक की बात नहीं है, यहाँ पर बात मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ बेटा कि एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको बड़े आराम से आपको सॉल्व करना है, समझना है पहले कि वो क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद ही जाके आगे सॉल्व करना। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी।
इट इज डिफाइंड दैट यू आर अ गुड बॉय। एक बहुत आराम से किसी के बारे में बात लिखा, इट इज डिफाइंड दैट, डिफाइन हो चुका है, मतलब डिफाइन हो चुका है कि बताया है बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। या सीधा सीधा बोल सकते हैं ऐसे भी, हम इस वर्ड को ना लेके कई बार ऐसे लिखते हैं, इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना प्लीज, इसको अगर हम लोगों को चेंज करना है, वो कहेगा चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या लेंगे, कौन सा शब्द लेंगे, शब्द लेंगे इट इज सेड, आगे जी के बेटा यू आर ए गुड बॉय, इसके अंदर अब ध्यान देना बेटा, इज एम आर वॉज वर, अगर ये आपकी मेन वर्ब की तरह यूज होती हैं सेंटेंस में, तो इसका एक्टिव एंड पैसिव जो है वो बेटा सेम रहता है, यानी नो चेंज होता है। तो ये वाला पोर्शन तो चेंज होना नहीं है। अब बचा आपका फ्रंट का पोर्शन, तो इट इज सेड दैट, अब ये कहा गया, क्या कहा गया, इसके बारे में कहा गया। अब जिसने कहा होगा वो किसी ने तो कहा है, इसका मतलब यहां आंसर क्या हो जाएगा, समवन सेज दैट यू आर अ गुड बॉय। अब ये नहीं करना समवन सेज इट दैट, नो, डायरेक्टली बेटा, क्योंकि दो सेंटेंसेस जुड़े वो हम लोग एक रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ते हैं, तो दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी समवन सेज दैट यू आर अ गुड बॉय। तो दिस इज द सेक्शन। ये मैंने आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए जहां पे आपके जो रूल्स हैं, टेंसेज भाई, एक्टिव से पैसिव बदलना है जी, इसमें ये दिया है तो ये करना है जी, वहां ये सारे के सारे रूल्स आपके एक तरह से फेल हो जाते हैं, और आपको लगता है कि अब इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करें, या फिर इनको रट लें या कुछ ऐसा कुछ, लेकिन बहुत आसानी से। एक और पॉइंट बेटा छोटा सा और बता दूं आज की क्लास में मैं, आपके लिए जरूरी है वो भी, कुछ जगह पे आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, कंफ्यूज्ड, एक्साइटेड, क्लियर, इस तरह से वर्ड आपने देखे होंगे। अब जरा सोचो बेटा, किसी के एक्शन की बात होता है, किसी के एक्शन की दो चीजें होगी, एक होगा ह्यूमन बीइंग उसके लिए, और एक होगा ह्यूमन बीइंग एक्शन। जैसे एक सेंटेंस आता है, ही सरप्राइजेज मी, ऐसे क्वेश्चन आता है, सरप्राइजेज मी। अब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हमें बनाना होता है, तो कुछ ऐसे रहता है, आई एम सरप्राइज्ड। अब ये तो रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन इसमें बेटा इस टाइप के सेंटेंसेस में, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग फीलिंग्स है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इमोशंस कहते हैं। तो इन टर्म्स को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, आई एम सरप्राइज्ड के बाद बाय नहीं लेना होता, बल्कि अगर यहाँ पे पर्सन जैसे कि हिम है तो विद हिम। लेकिन अगर यहां होता जैसे ही सरप्राइज्ड, तो यहां पे उसकी एक्टिविटी होती, एट माई सक्सेस, एट माई एक्टिविटी, इस तरह, तो वहां पर क्या आ जाता है बेटा, या तो विद होगा, अगर हम ह्यूमन बीइंग एक्शन की बात करेंगे तो एट हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो विद हो जाएगा। ये छोटा सा, छोटे से कम टाइम में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पैसिव वॉइस के बारे में बताने की कोशिश की है बेटा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, अच्छे से आपको लोगों को समझ में भी आया होगा, पता चला होगा कि किस तरीके से हम लोग ये चीजें सॉल्व करें, किस तरीके से होना चाहिए। तो ये आज के इस डेमो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इंग्लिश को इस तरीके से अगर पढ़ा जाए तो ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के सिमिलर होती है। नहीं तो एग्जाम में कुछ और होता है और हम लोग टॉपिक कुछ पढ़ते ही चले जाते हैं, वही रटे रटाए टॉपिक होते हैं जो बुक्स में होते हैं और वही पढ़ते रहते हैं, जबकि एग्जाम में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन हमें मिलते हैं और जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ पर करते हैं। तो ये बहुत आसानी से आपको समझना है, जानना है कि बेटा किस तरीके से क्वेश्चन, छोटा सा एक ही टॉपिक मैंने आपको लिया है अभी, और इसी तरीके से हम सारे टॉपिक इंग्लिश के अगर पढ़ें तो इनको हम आसानी से जजमेंट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही बेटा, तो आपको आई थिंक समझ आया होगा ये चीज़ें। आगे की कुछ क्लासेस में मैं कुछ और पॉइंट्स लेके या कुछ और एक टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से हम लोगों को ये इंग्लिश के टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए,
बुक्स की कंटेंट पे नहीं जाना चाहिए। डायरेक्टली हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से इंग्लिश को आसान बनाया जा सकता है, एग्जामिनेशन पैटर्न पे बनाया जा सकता है। तो वैसे ही कुछ हम लोगों को जानना और समझना चाहिए। चलिए 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 बेटा, थैंक यू फॉर टुडे एंड